जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ना, ब्रेक के बाद पढ़ेंगे ताकि बहुत सारी प्रोसेस है, बोर ना हो जाओ। वापस आएंगे। हेडिंग क्या लिखा है? ब्रेक ले रही हूँ मतलब कि ये सारी छोटी छोटी चिल्लरें पहले खत्म करवा रही हूँ। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? ईएसआई, छोटा टॉपिक है, क्या है फुल फॉर्म? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या लिखा है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉय को लेकर बात हो रही है बच्चा, उनके इंश्योरेंस को लेकर बात हो रही है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई वो सारी की सारी नॉन सीजनल फैक्ट्रीज जिसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा, उनको क्या करना है? क्या हो गया? हाँ वेरी गुड। ऑर्गेनाइज, नॉन ऑर्गेनाइज, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो डेफिनेशन अलग थी है ना, अब यहीं पे वो कवर होती है। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया नॉन सीजनल फैक्ट्रीज मतलब कि सीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा, क्या होना चाहिए उनका? मतलब उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा बोलता है, एक्ट है ये पूरा का पूरा, क्या है? एक्ट है। एक्ट का नाम क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इन्होंने बोल दिया सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। इन्होंने बोला इस इंश्योरेंस का जो पैसा लगाया जाएगा हम एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करें। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके साथ अनसर्टेनिटी अगर कुछ हो जाती है तो बच्चा उसका इंश्योरेंस करवा के रखा है कंपनी ने, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पैसा दे देगी। तो ऐसे इंश्योरेंस करवाने पड़ते हैं कंपनीज को, फैक्ट्रीज को। तो कौन सी फैक्ट्रीज जिसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा, उसकी बात हो रही है। इन एम्प्लॉयज का प्रोटेक्शन किया जा रहा है। इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया जैसे कि ये कौन कौन से हो गए, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट, सिनेमा, न्यूज़पेपर, ये सारे एग्जाम्पल्स देके उन्होंने बताए। क्लियर है? चलिए सीधा नीचे आएंगे, ये तो समझ में आ गया। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द कवरेज। जो 1.5 में दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से एक्सटेंड कर रखा है, मतलब जितना तक का उन्होंने इंश्योरेंस का कवरेज दे रखा था सेंटर लेवल में। हम जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ आपके सिलेबस में, वो किस लेवल के पढ़ रहे हैं? सेंटर के। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का थोड़ी ना पढ़ोगे, ठीक? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्टेट का लॉ नहीं सीखोगे, सेंट्रल का सीखोगे, स्टेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इन्होंने बस यहाँ पे बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसे क्या करेगी बच्चा? एक्सटेंड करेगी। शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, ये सिनेमा ऊपर भी दे रखे थे, इंक्लूडिंग क्या? प्रीव्यू थिएटर्स हो गए, रोड, मोटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे इन्होंने एग्जांपल देके बता के रखे, इन सब को भी इसमें कवर किया जा सकता है। कैजुअल एम्प्लॉय जो भी कहाँ काम करे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपने सुना होगा कोई परमानेंट एम्प्लॉयज होते हो, कोई परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी बेस में होते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होते हैं, ये इन सब की भी बात कर रहे हैं इसमें, इन सारे लोगों की, ठीक है? जिसमें कितने लोग होंगे? 10 या 10 से ज्यादा। फिर क्या बोल दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सटेंड कर सकता है। ये पूरे नाम इन्होंने दे दे के बता के रखे, फाइनेंस हो गया, पोर्ट हो गया, एनबीएफसी, ये सारे एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? जिसमें एस्टेब्लिशमेंट में काम कितने कर रहे हो, 20 या फिर, क्लियर है? स्टेट ने क्या बोला? 10 या 10 से ज्यादा। सेंटर क्या बोलता है? 20 या 20 से ज्यादा। कुछ नहीं, बस यही सारी चीजें देखे। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? वेज क्या होता है? एम्प्लॉइज ऑफ द एफोर्सेड कैटेगरी, जो भी फैक्ट्री हमने बोली या फिर हमने स्टैब्लिशमेंट बोला, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है? जो भी हमने फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट की बात कर रखी है जिसमें कितने तक का ड्रॉ करते हैं? अप टू लिखा है तो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? जिनको वेजेस कितने तक का मिल रहा है? 21,000 तक का। कब? पर मंथ। आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी कवर, ESI एक्ट। मतलब कि अगर मैक्सिमम, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई पेड एम्प्लॉयज है क्या? नहीं। लाखों करोड़ों का पैसा मिलता है क्या पर मंथ? नहीं। जिन्हें कम सैलरी मिलती है उन्हीं को तो प्रोटेक्शन देना है। याद करो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते थे फॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर। अगर आप फॉर्मल सेक्टर में कवर हो रहे हो दैट मीन सरकार आपकी क्या करेगी? हर तरीके से हेल्प करेगी। ये सरकारी तो हेल्प कर रही है, सरकारी तो कह रही है कि भाई आप पे कानून लगेगा, और कानून लगेगा तो आपको बहुत सारी फायदे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का ही फायदा मिल रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? अगर बंदा क्या हो गया है? डिसेबल हो गया है, तो उसकी वेज लिमिट कितनी बोल दी उन्होंने? आपको 25,000 तक की देनी चाहिए। अब डिसेबिलिटी की इन्होंने डिटेलिंग नहीं दी है, ठीक है? अब अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, बहुत सारी लिमिट होती है, तो इतनी डिटेलिंग नहीं है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बताया? 0.75% ऑफ टोटल सैलरी, जितनी भी सैलरी उसका निकालने का। एम्प्लॉयर को क्या बोल दिया भाई? जितना भी आप टोटल वेजेस देते हो अपने एम्प्लॉयर को, उसका कितना देने का? 3.25। इन दोनों को मिक्स किया जाता है। ये कब से दे रखा है? ये जो रेट दे रखा है 1 जुलाई 2019। चेंज होते रहते हैं, सरकार ही चेंज करती है ऑब्वियसली, सीजी नोटिफाई करके रेट चेंज कर सकते हैं। अभी करंट में 2019 के बाद ये रेट चल रहा है। एम्प्लॉयर एक अमाउंट देगा, एम्प्लॉय ये पैसे
इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम दिया जाएगा, तभी तो इंश्योरेंस होगा। इंस्टॉलमेंट बन जाती है, प्रीमियम बन जाती है, फिर कवरेज किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से प्रीमियम पे किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, खुद सोचो। कुछ बहुत डिटेलिंग प्रोसीजर की दी होगी नहीं। अब ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च क्या क्या लिखा है, यूनिफाइड श्रम, श्रम मतलब काम होता है ना, फिर क्या लिखा है, सुविधा पोर्टल फैसिलिटी रिपोर्टिंग ऑफ द इंस्पेक्शन। इन फैक्ट्रीज में जाके क्या किया जाएगा बच्चे, इंस्पेक्शन भी किया जाएगा, जिसमें ये ईएसआई एक्ट लग रहा है कि आपने सारी उन एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं। इस पोर्टल में जाना है, सबमिट कर देना। अब जो भी ये फॉर्म होगा इसमें आप सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, किसका कांटेक्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एनफोर्समेंट एजेंसी ब्रिंगिंग डे टू डे इंटरेक्शन, ये सारी चीजें इन्होंने यही सारी घिसी पिटी बातें बोल रखी है, जिसमें आपको ऑब्वियसली क्या क्या लगेगा, 10 डिजिट का एक म्युनिसिपैलिटी लेबर इंश्योरेंस का एक वो सॉरी लेबर एम्प्लॉयमेंट का एक नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसमें एक तरीके से क्या होता है, वो आईडी कार्ड होता है जस्ट लाइक का आधार कार्ड, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पर्सन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? तो इन्होंने बस यही दे रखा है, ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करवाएगी। कौन करवाएगी? कंपनी करवाएगी। किसका कराएगी? एम्प्लॉयज का करवाएगी। बात समझ में आई? हेडिंग बताओ क्या लिखा है, जैसे ही ज्वाइनिंग करेगा पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा देगा। ठीक है, इन्होंने कहा वन साइन अप डिटेल्स, हमें ये सब चाहिए, ईमेल आईडी, यूजर आईडी वगैरह, पासवर्ड। एम्प्लॉय शेल लॉग इन करेगा पासवर्ड के साथ। कुछ भी काम करते सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कह रही हूँ कि एमसी की वेबसाइट में जाना है, तो मैंने आपको बताया था अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप कुछ इन्फॉर्मेशन में जाते थे, कुछ लॉक होते थे, जिसके लिए मैंने क्या कहा था, रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप रजिस्टर्ड है तो वो सारे काम कर पाएंगे। तो आपको हमेशा सबसे पहले चीजों को रजिस्टर करनी, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन उनको दे दो। रजिस्टर हो जाओगे तो बाकी और भी फॉर्मेलिटीज। तो इन्होंने क्या रखा कि पहले साइन अप या फिर बच्चा आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। एम्प्लॉय शेल स्टेट दी डिटेल्स, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। इंश्योरेंस हो रहा है एम्प्लॉय का, तो उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड, तो उसकी आईडी पासवर्ड में उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हैज बीन प्रोवाइडेड, फिल डिक्लेरेशन फॉर्म भरो। ठीक है, हर साल का करते रहना पड़ेगा ना कि वो बंदा है भी कि नहीं है। बंदा नौकरी छोड़ के चला गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते जाओगे क्या? नहीं, तो डिक्लेरेशन भी देते रहना पड़ता है। एम्प्लॉय रजिस्टर ओनली आफ्टर ही मेक द एडवांस पेमेंट ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑन क्लिकिंग द पेमेंट ऑप्शन। 6 महीने तक का पूरा एडवांस देना पड़ता है। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस का एक तरीके से बात हो रही है। ऐसे हर महीने की फॉर्मेलिटीज नहीं। कुछ पूछ रहे क्या? मिल जाता है आपके ये पूरी के पूरे ना। एक एफडी सुना है आप, एफडी बोलूं, पीएफ सुना है आपने, प्रोविडेंट फंड। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका प्रोविडेंट फंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसका फंड आपका डिडक्ट होता है, एक ही जगह इकट्ठा होते रहते हैं। आप इसे स्विच करके उसे ट्रांसफर करवाते हो और सब एक जगह कंपाइल्ड होता है। तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही है। क्लियर है? लेकिन अगर आप एक ऐसी फैक्ट्रीज के पास जा रहे हो, एक ऐसी फैक्ट्रीज के पास जा रहे हो जिसके पास नहीं है, तो फिर आप इसको ले लेंगे। लेकिन मैं प्रोविडेंट फंड की बात कर रही हूँ क्योंकि आपका पैसा है, इसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम है। प्रीमियम कभी वापस मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। रिस्क है ना वो, तो क्लेम करेंगे तो मिलेगा, क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैसा गया, कंपनी गई। तो इंश्योरेंस में तो आपको मिलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फंड में, प्रोविडेंट फंड में तो आपको मिलेगा क्योंकि आपका पैसा है, फंड है जो इकट्ठा हो रहा है। क्लियर है डिफरेंस? अभी इसके बाद प्रोविडेंट फंड ही आएगा। चलो रीड करिए। एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड, हमें पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन में आपका आईडी, पासवर्ड, तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब आप क्या करोगे, एडवांस पेमेंट करोगे 6 मंथ्स तक का। मतलब इंश्योरेंस के प्रीमियम के 6 मंथ तक की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने कहा 1 महीना 2 महीने नहीं, आज इंश्योरेंस करा रहे, कल से डिसकंटिन्यू कर दोगे। एटलीस्ट स्टार्टिंग में आओ तो 6 महीने तक के लिए तो आओ कम से कम। ठीक है, वो बस उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो 6 महीने का तो पहले हमारे पास आ चुका है। कंपनी भी तो अपने आप को सिक्योर करेगी। 1 महीना काम किया और छोड़ दिया, हर महीने के लिए चिंदी चिंदी बटोरते रहेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, एक बार में 6 महीने, इसको जब छोड़ना है छोड़ो, हमें कोई लेना देना नहीं है। 6 महीने तक की सिक्योरिटी कंपनी को भी मिल गई ना कि मुझे प्रीमियम मिल गया यहाँ तक का, ताकि मैं 6 महीने तक की क्या दूंगा, वो भी सिक्योरिटी 6 महीने तक की देगा ना। अगर इस बीच कुछ हो जाता है तो वो भी तो है ना, लाइबल है पे ऑफ करने के लिए एज एन इंश्योरेंस कंपनी। एक साथ में एडवांस ले लिया जाएगा। क्लियर है? चलो, वंस रजिस्टर्ड एम्प्लॉय विल रिसीव क्या,
C11 लेटर, कुछ नहीं, एक फॉर्म है, ठीक है, विच इज रजिस्टर्ड लेटर कंटेनिंग हिज यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर 17 डिजिटेड होगा, जो कि सिस्टम, इस सिस्टम पोर्टल में जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके बारे में दे देगा। कोई भी काम करोगे उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, ये बात बस याद रखना। बस अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन वो नेम बदलते जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है वंस रजिस्टर रजिस्टर हैज टू बी ट्रांसफर इफ एम्प्लॉय स्विच द ऑर्गेनाइजेशन, लिखा है ना। सेम दूसरी फैक्ट्री या कंपनीज के साथ क्या हो जाएगा, वो कनेक्ट होता जाएगा। लेकिन किसी ऐसी फैक्ट्रीज में जाते हैं जहां होता ही नहीं, एम्प्लॉइज कम ही है, तो वहां पे फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कुछ पैसे रिटर्न नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखा है, ये अलग है, मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, फंड इकट्ठा हो रहा होगा। सेम इंश्योरेंस जैसा ही होता है, इसका भी एक एक्ट है, इसमें भी आपका प्रोविडेंट फंड जमा होगा। प्रोविडेंट फंड भी क्या होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन कौन देगा, एम्प्लॉय देगा अपने पॉकेट से। फॉर एग्जांपल उसकी एक सैलरी आती है, ठीक है, लाख की उसकी एक सैलरी, तो सैलरी का कुछ एक पॉइंट और एक एम्प्लॉयर मालिक कुछ एक पॉइंट, दोनों इकट्ठा करके एक फंड में मेंटेन करेगा। क्यों फंड मेंटेन किए जा रहे हैं मुझे बताओ। वेरी गुड, हम इंसान हैं, जितना हाथ में दोगे उतना खर्च कर देंगे, उससे ज्यादा भी कर लेंगे खर्चा, है ना, उधारी लेकर। तो भाई इन्होंने एक फंडिंग सिस्टम बनाया कि भाई आपका एक छोटा छोटा फंड डिडक्ट कर दिया जाएगा, आप ही का पैसा आप ही के लिए सेव किया जा रहा है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी सेव होता जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो सेम इसमें आपका एक पैसा और एम्प्लॉयर भी अपना एक पैसा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको वही सारी बातें बता रहा है। कंपलसरी वॉलंटरी, कंपलसरी में क्या लिखा है, लिमिट है, क्या लिमिट है, फैक्ट्री इंगेज इन एनी इंडस्ट्री हैविंग 20 या 20 से ज्यादा, और क्या लिखा है, टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20% और अ क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो भी सीजी क्या कर जाए, नोटिफाई। वापस पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, 20 लोग तक काम कर रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सीजी जो भी स्पेसिफाई कर दे उन सब कैटेगरी को भी। बाजू में वॉलंटरी क्या लिखा है, 20 से कम है लेकिन आप अपनी इच्छा से अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी देना चाहते हो तो वो वॉलंटरी है, ऑप्शनल है। नीचे उन्होंने पूरे एक्ट के नाम दे दिए कि ये सारे एक्ट एप्लीकेबल होंगे। पहला क्या लिखा है, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन। दूसरा क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सुना सुना लग रहा है, अभी इंश्योरेंस पढ़ा। फिर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, फिर इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है, माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह वर्कर्स। तो इसके अलग अलग एक्ट है, इन्होंने एक्ट के अकॉर्डिंग देखो सबसे लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, इसमें आपको एक लाइसेंस लेने पड़ते हैं, किस किस में, ये CL क्या है, CLRA एक्ट, ISMW एक्ट, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और क्या है ISMW, ऊपर ही दे रखा है उन्होंने, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, समझ रहे हो। इन्होंने शॉर्टकट दे रखा है, इन्होंने बोल दिया कि इनको ना लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस लेने का तरीका सेम क्या है, पहली लाइन में देखो क्या लिखा है, पेंसिल इसलिए नहीं चला पा रही क्योंकि चार्ज खत्म हो गया इसका, ठीक है, तो आपको इसलिए रीड करना पड़ेगा। रीड करो पहले, फर्स्ट पैराग्राफ है पहली लाइन, कुछ सुना सुना लग रहा है, यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो यहीं पे जाके आपको ये लाइसेंस मिल जाएंगे और सिंपल तरीका है, फॉर्म आएगा भरने का, प्रूफ दे देने का, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, बोलो, खत्म। पॉल्यूशन कंट्रोल में लिखो होमवर्क, मिलेगा यार सब जगह। पॉल्यूशन कंट्रोल में क्या बातें लिखी होंगी, अब मेरी बात समझना, थोड़ा बहुत ना इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा है 12th में, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल में पॉल्यूशन कंट्रोल था, एक स्टेट लेवल में कंट्रोल था, ये उसी की बातें कर रहा है, ठीक है। बस थोड़ी सी अब टेक्निकल बातें ज्यादा करेगा। कैटेगरीज दे रखी है पॉल्यूशन इंडेक्स की, जरा एक बार फटाफट बॉक्स देखो क्या लिखा है, रेड कैटेगरी, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, क्या लगता है ये कैटेगरीज क्या होगी, सबसे खतरनाक रेड होगा, फिर थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, और सबसे अच्छा क्या होगा, नंबर ऑफ इंडस्ट्री। इन्होंने डेटा दे रखा है, होमवर्क लिखो, पढ़कर आओगे, छोटा सा ही है ना। ध्यान दो, पहले हेडिंग बताओ क्या लिखा है, समझना। पेन लेना अपने क्लाइंट का, अगर वो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है तो क्या लेना है, पेन भी लेना है, ठीक है। अब समझना, अगर आपका क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है,
तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है। तो इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, सुनो ना, मत पलटो ना, ध्यान दो ना इधर ना, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड होता है, ठीक है। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड क्या होगा, एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, एक कोड जनरेट होगा, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ का क्या कर रहे हो, ये सारी डिटेलिंग दे रखा है, कुछ दिया नहीं है। देखो क्या लिखा है, पहले लॉगिन करना है, कहाँ पे लॉगिन करना, डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या है, सेकंड लाइन देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन दिख रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बच्चा इनकी भी अलग से वेबसाइट, उसके पोर्टल में जाकर एप्लीकेशन देने का, ठीक है, वैलिड लॉगिन करना। फिर क्या लिखा है, यूजर शुड एक्टिव फर्म, क्या लिखा है, पैन डाल देने का, स्कैन करो डॉक्यूमेंट। क्या ये बातें बता रहे, घटिया बातें बता रहे ना। इन शॉर्ट आपको एप्लीकेशन देना है, फॉर्म भरने का, डॉक्यूमेंट स्कैन कर कर अटैच करने का, प्रूफ देने का, आप पार्टनरशिप फर्म हो, रजिस्टर्ड हो, ट्रस्ट हो, जो भी है, एड्रेस प्रूफ देने का, बैंक अकाउंट का प्रूफ देने का, यूजर, और क्या लिखा है, बैंक अकाउंट देना, पूरा कंप्लीट। कुछ नहीं लिखा है इन शॉर्ट, मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड समझ में आया। तो मेन पहले पर्पस देखो, दो तरीके पढ़ने के सेटिंग अप के, पहला एक है जनरल नॉलेज जो होना चाहिए, वर्ड देखकर आपको समझ में आ जाए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कंटेंट स्पेसिफिक जो आपको एग्जाम में लिखना है। पेन का जनरल नॉलेज है, अभी भी स्पेसिफिक मैंने रीड करवा दिया, लेकिन फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। 10 का जनरल हो गया है, स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कोड क्या है, जनरल जानते हो, स्पेसिफिक के लिए कंटेंट चाहिए, तो एक बार वन रीड करेंगे, कर लेंगे क्या। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड का है, और ऐसे ही क्या था, इंश्योरेंस का था। जनरल तो मालूम चल गया ना, कंटेंट रीड तो करना पड़ेगा। मैं कितना भी रीड करा दूं आपको याद नहीं होने वाला जब तक आप खुद उसके 5 पॉइंट्स ना बना ले। हर किसी के 5 अच्छे पॉइंट्स बनाना, चिल्लर पॉइंट मत बनाना, ठीक है। हर किसी के 5 अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। मान के चलो हाईएस्ट मार्क्स 5 नंबर का आ रहा है, बना लेंगे। हेडिंग बताओ क्या है, मतलब ये किसकी बात करें, ड्रग लाइसेंस में केमिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने क्लासिफिकेशन बोल दिया, एक रिटेल होता है और एक होलसेल होता है। रिटेल होलसेल समझते हैं, होलसेल बल्क में, रिटेल जो प्रॉपर शॉप्स होती है। इन्होंने बोल दिया अगर आपको ड्रग का लाइसेंस चाहिए तो कुछ क्या लिखा है, प्री रिक्विजिट्स मतलब प्री रिक्वायरमेंट्स। लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब ये होगा। पहला क्या लिखा है, एरिया। अब रीड करो क्या लिखा है, मिनिमम एरिया क्या, 10 स्क्वायर फुट, ये होना चाहिए। हर कोई फॉलो तो करता नहीं, लॉ तो ये सब बोलता है ना, लेकिन शॉप कितनी होनी चाहिए आपकी रिटेल की, कम से कम 10 स्क्वायर फीट की तो होनी चाहिए, ये लिखा है इन्होंने। कितने लोग फॉलो करते हैं, कोई नहीं। रीड करो एक बार, मिनिमम एरिया 10 स्क्वायर फीट इन द रिक्वायर्ड दी स्टार्ट मेडिकल शॉप या फिर फार्मेसी, ठीक है। होलसेल आउटलेट, होलसेल के लिए भी इतना ही। इन केस फार्मेसी बिजनेस कंबाइंड, रिटेल होलसेल दोनों साथ में काम करे तो कितना होना चाहिए, 15। तो ये चीजें अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपको एक बार वन रीड करना है। लाइसेंस कब मिलेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ आपके सामने क्लाइंट आएगा तो आपको भी कुछ नहीं करना है, ये सारी प्रोसीजर निकाल कर एक बार देखना है। काम जितना फ्रिक्वेंटली आप करते जाते हो तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। फर्स्ट टाइम करोगे तो एक बार देखना पड़ेगा, बार बार करोगे तो याद ही हो जाएगा आपको कि भैया 10 है 15 है, क्लियर है। स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अब आपको मालूम है कि कुछ मेडिसिन को क्या चाहिए होता है बच्चा, स्टोरेज चाहिए होता है, फ्रीज चाहिए होता है, वो सारी मेंटेन रखो। फिर क्या लिखा है, टेक्निकल स्टाफ में अगर होलसेल है तो क्या चाहिए, देखो द सेल ऑफ होलसेलर शेल बी मेड आइदर प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर्ड, मालूम है ना, फार्मेसिस्ट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, तो होलसेल में हमें रजिस्टर्ड तो चाहिए। अब देखो रिटेल में क्या लिखा है, ड्रग बाय रिटेल मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मेसी अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स, पूरे टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अब एक बात समझना, बहुत सारे प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है, आप लोग सब जानते हैं, किसी और का होता है लाइसेंस, किसी और का होता है रजिस्ट्रेशन, और दुकान में कोई और बैठता है, ऐसा होता है। तो प्रैक्टिकल तो बहुत ही अलग होता है, लेकिन थ्योरेटिकल में क्या लिखा है, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। कभी कभार चेकिंग होती है, आ जाते हैं लोग, पूछते दिखाओ अपना रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें यस होती है। तो एक बार प्लीज इसे वन रीड करना। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, चिल्लर चिल्लर है, चालान फीस, रजिस्ट्रेशन हो तो फीस वगैरह भी पे करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, ये कब मिलता है, फूड से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखो
जैसे एक पैन नंबर है होता है, टैन नंबर होता है, हर चीज का एक नंबर मिलता है। फांसी का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये देखो पहला पहला नंबर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का बताएगा। दूसरा स्टेट, किस स्टेट में आप काम कर रहे हो। फिर तीसरे से क्या पता चलेगा, ईयर, जैसे कि अभी 2000 क्या चल रहा है 23, तो इस साल अगर रजिस्ट्रेशन है 23, आप जब करोगे तो वो 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, डेजिग्नेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसका नंबर आता है। फिर सीरियल नंबर आता है कि आप कौन सा फूड बिजनेस ऑपरेटर, कौन सा आप काम कर रहे हो, है ना। अलग अलग बिजनेस, फूड में भी तो बहुत सारी वैरायटीज है ना, आप किस कैटेगरी में, तो इस कोड से ये सारी चीजें होती है। क्लियर है। रजिस्ट्रेशन करने के एक जनरल प्रोसेस मुझे बताओ। स्पेसिफाइड वेबसाइट में जाना, फॉर्म डाउनलोड करना, उसे फिल करना, डॉक्यूमेंट अटैच करना, सिग्नेचर करना, देन भेज देना। वो एक बार चेक, फीस, वेरी गुड, फीस, है ना, ऑनलाइन या फिर जो भी होगा, डीडी जो भी होगा, ठीक है। फीस पे करने के बाद आपने अपनी तरफ से सेंड कर दिया, सामने वाली अथॉरिटी एक बार चेक करेगी, सब कुछ ठीक लगेगा तो अप्रूव हो जाएगा, ठीक नहीं लगेगी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मॉडिफाई करने के लिए आपसे पूछा भी जाएगा। हो गई प्रोसेस लंबी, सबने यही किया है, तुम भी यही करो ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आपका फूड का जो काम है तो उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग आपसे ज्यादा मांगेंगे, तो ये डिटेलिंग की बात हो रही है। क्लियर है, पूछा जाता है। चलो, फांसी लाइसेंस स्टेट लेवल का भी होता है और सेंट्रल। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहते हो इस फूड का, तो ऑब्वियसली आपको कौन सा लेना होगा, सेंट्रल। पर्टिकुलर स्टेट में काम करना चाहते हो तो स्टेट। ठीक है, ये देखो इन्होंने ये पूरा बता दिया, रीड करो। रजिस्ट्रेशन लेना और लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन किसका, क्या लिखा है, पेटी फूड बिजनेस, लेकिन उसके लिए क्या होगा, एनुअल आपका टर्नओवर क्या लिखा है, कम है कि ज्यादा है, कम और इक्वल, मतलब कि कितना, 12 लाख तक का। ठीक है, लाइसेंस को लेके उन्होंने क्या बोल दिया, स्टेट लेवल में और सेंटर। स्टेट में क्या बोल दिया, मीडियम, तो 12 लाख से ज्यादा, लेकिन कितने से कम, 20 करोड़ से कम। क्लियर है। चलिए, सेंट्रल लेवल में क्या बोल दिया, लार्ज फूड बिजनेस की बात हो रही है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कवर है, कितने से ज्यादा, 20 करोड़ से ज्यादा। क्लियर है, तो ये उन्होंने ये पूरा बताया है। देखो जितनी भी हेडिंग देखोगे बच्चा, ध्यान दो, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है। चलो अब मैं आपसे क्या बातें करने वाली हूँ, जनरल बातें करने वाली हूँ, मैं स्पेसिफिक बातें नहीं करूंगी। अब जनरल बातों में हेडिंग बताओ, एनबीएफसी क्या समझते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कौन सी कंपनीज होती हैं, बैंक नहीं होती, बैंक की तरह काम करती है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल, मुथूट फाइनेंस तो जानते ही हो, मणिपुरम गोल्ड, ये सब क्या है, सब एनबीएफसी है। कभी भी कुछ भी खरीदने जाते हो तो नॉर्मल बैंक नहीं बैठे रहते हैं, ज्यादातर एनबीएफसी बैठे रहते हैं। कोई एक ट्रांसपोर्ट, कोई एक ट्रांसपोर्ट, श्री राम, ये सारे आपने बहुत सारे सुने होंगे। हम व्हीकल को करते हैं फाइनेंस, इसके अलावा बाकी चीजें नहीं। मतलब ये कौन सी कंपनी है, एनबीएफसी। तो इन्होंने अपना एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करके रखा है किस चीज को फाइनेंस करना है। ये मैंने जनरल बातें बताई है। इन्होंने बैंक के साथ देखो क्या बोल रखा है, डिफरेंस। पहले क्या लिखा है, डिपॉजिट नहीं ले सकती, मेन काम क्या है, फाइनेंस करने का है ना, डिपॉजिट लिख पाएगी क्या, नहीं तो बैंक ही ना बन जाए। नेक्स्ट लिखा है, बैंक चेक इशू करता है, ये चेक इशू नहीं करता। एनबीएफसी डिपॉजिट और नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। इन्होंने कहा कि ये दूसरे टाइप के डिपॉजिटर्स होते हैं जिसे इंश्योरेंस, कौन सा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कवर नहीं करता। मतलब कि अगर आपका पैसा डूबा तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्की है यहाँ पर। तो इन्होंने बस कंपेयर करके बताया। स्पेसिफिक उन्होंने बताया है, फाइनेंशियल कंपनी क्या लिखा है, फाइनेंशियल कंपनीज एग्जेम्प्ट एनबीएफसी लाइसेंस। ये फाइनेंस मतलब लोन देने वाली कंपनी है, इनको अलग से एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी का लाइसेंस कौन देगा, सोचो, रिक्वायर्ड। फिर क्या लिखा है, कैलकुलेशन बता के रखिए आरबीआई के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ एनबीएफसी देखो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली अलग है, नॉन डिपॉजिट, सिस्टमैटिकली, फिर अदर देन नॉन डिपॉजिट होल्डिंग, फिर बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी या फिर काम के अकॉर्डिंग। एनबीएफसी वैसे अलग से भी है। बैंकिंग जनरल मीनिंग क्या समझते हो बैंकिंग का,
नॉर्मल बैंक समझते हैं, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन बैंकिंग एक्ट फॉलो करना। आईआरडीए जनरल क्या समझते हो? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनी है उनको इस अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है? टॉपिक इंडस्ट्री अगर आपको ओपन करनी है तो उसकी भी अलग से लाइसेंस। टेलीकॉम लाइसेंस, अगर आपको टेलीकॉम बिजनेस करना है तो आपको भी वहां पे भी क्या लेना है? रजिस्ट्रेशन। फिर क्या लिखा है? स्टेट लेवल अप्रूवल। समझो आप, ये सब तो सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल भी अलग अलग बोलता है, तो हर स्टेट अपनी एक कहानी बोलता है। इन्होंने कुछ बताई नहीं है, बस एंड में बस यही बताया है कि सेंटर के बाद आपको फॉर्मेलिटीज करनी है, वो क्या है? स्टेट। मान लो एक क्लाइंट आता है आपके पास, सुनना, ठीक है, उसको बिजनेस करना है, तो आप सेंट्रल लेवल में बता दोगे, फिर स्टेट का क्या करोगे? जिस स्टेट में वो काम करना चाहता है बच्चा, उस स्टेट में जो एक्ट लगता है वो आपको ओपन करना है, और वो क्या बोलता है रीड कर कर बताना है, समझना है। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब आपको पूरी पढ़ाई में पूरा कवरेज नहीं दे रहे, वो आपको बस सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि होता क्या है। आपको सेंट्रल लेवल भी देखना है और क्या देखना है? स्टेट लॉ भी देखना होता है। बात समझ में आई? पक्का? अब मुझे बताओ, ये कब रीड करके मुझे बताओगे? नहीं, मैं तुम लोग को टारगेट दे रही हूँ इन शॉर्ट। जीएसटी वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगी, बोलो हाँ। जीएसटी के बाद अभी हमने इंश्योरेंस वाला पढ़ लिया, ध्यान दो, इंश्योरेंस वाला पढ़ लिया, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना अब। देन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, पॉल्यूशन। मैं पेजेस काउंट कर रही हूँ, कितना होमवर्क दे रही हूँ। बच्चा न्यू सिलेबस वाले 357 ड्रग लाइसेंस तक पढ़कर आएंगे कल। मैं बुक देखूंगी तुम लोग की। बता रही, ड्रग लाइसेंस पढ़कर आना है, होमवर्क। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड पढ़कर आना है, बहुत ही कम दे रही हूं वैसे तो। ड्रग लाइसेंस पढ़कर आना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पढ़कर आना है, पॉल्यूशन कंट्रोल पढ़ के आना है, प्रोविडेंट फंड। 4 टॉपिक हो गए। कल ये मैं आपकी कॉपी में देखूंगी, ठीक है? और फिर बाकी के 4 टॉपिक ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। जीएसटी कल मैं पढ़ाऊंगी और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा ओवर। क्लियर है?